अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज नहायत अहम हसास सेंसिटिव मामले पर बहस करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। हुकूमत ने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाले से इस पर बहस करने के लिए करारदाद पार्लियामेंट में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। तमाम यूरोपीय ममालिक बिलउमूम और फ्रांस बिलखुसूस इन ममालिक को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सेर हासिल बात की जाए और इस मसले को इज्तमाई तौर पर बैनुल अक़वामी जो फोरम्स हैं उन पर उठाया जाए। ये ईवान इस बात का भी मुतालिबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात जो हैं ये रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। मज़ीद बरा सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करें ताकि अवामुन्नास के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात हैं उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। ये था करारदाद का मतन। अपोजिशन ने इस पर एतराज़ उठाया, नून लीग ने इस पर एतराज़ उठाया कि करारदाद के साथ जो TLP के साथ जो आपका मुआहिदा तय पाया है, जो आपकी बातचीत हुई है, जो 2 रोज़ से आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसको भी ऐवान में पेश किया जाए। करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी, ये भी एतराज़ उठाया गया। याद रहे कि हुकूमती टीम के गुज़श्ता 2 रोज़ से TLP से मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे की रोशनी में करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, उन्होंने इजलास में शिरकत ही नहीं की। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रांस के सफ़ीर के खिलाफ करारदाद का हिस्सा नहीं बनेगी। सवाल यह है कि वो पीपल्स पार्टी जो मामलात मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट को ही समझती है, वो क्यों आज इस फोरम पर इस मामले के हल के लिए शरीक नहीं हुई। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका, थैंक यू। अली नवाज़ साहब, एक तरफ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने से जो पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात हैं उनसे आगाह किया कि फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो उनके साथ तिजारत है मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे, तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है ना इस हवाले से इकट्ठा होना चाहिए, मुतफ़िक़ा कोई फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो करारदाद पेश की गई सफ़ीर को निकालने के हवाले से, अब इस पर बहस होनी है जुम्मे को। एक तहफ़्फ़ुज़ात हमें कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया और उसी चीज़ को लेकर दोबारा बहस हो रही है। आपको नहीं लगता इस पे अभाम है? इसी पर आज अपोजिशन भी तनकीद करती रही सारा दिन। अच्छा, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा बहुत बड़ा इशू है, हम हर चीज़ का टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये 70 साल में यही होता आ रहा है। और अगर आप स्पेशली इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लें, मुमताज़ कादरी से देख लें, आसिया बीबी इक्विटल से देख लें, और इलेक्शन बिल जिसमें चेंज किया गया था, ओथ की जगह डिक्लेरेशन का वर्ड जारी डाला गया था, और उसके बाद जो इंटरनेशनली कोई चीज़ इस तरह की होती है तो उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर आता है, हम हमेशा उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की है, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने दुनिया में इस्लामोफोबिया की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है। जो हेट्रेड है इस्लाम के ख़िलाफ़, जो लोगों के अंदर दिल के मखसूस एक तबका है जो हमेशा ये काम करता है, उसके जो टर्मिनोलॉजी इस्लामोफोबिया का यूनाइटेड नेशंस के अंदर तज़किरा किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। इसके ऊपर आपने देखा रिसेंटली एक ट्वीट भी की जिसको वेस्टर्न पॉलिटिशियन, वेस्टर्न जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको उस पर तवज्जो दिलाई गई है कि आप जो ये काम करते हैं इससे 1.5 अरब लोग दुनिया के अंदर जिनके दिल की धड़कन है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल उनकी जान से ज़्यादा उनको अजीज़ है, उनको आप उनके दिल को आप नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनको दिल आज़ारी करते हैं उनकी। ये वही सेम चीज़ है जिसका आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के जिसे पीछे छुपते हैं, ये बेसिकली हेट स्पीच है। होलोकॉस्ट का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि जो आप जिस तरह यहूदी, एक होलोकॉस्ट का जो इवेंट था जिसमें बहुत सारे यहूदियों को मारा गया था, इज्तिमाई कत्ल हुए थे, जिसमें यहूदी कहते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इसी तरह ये भी हेट स्पीच का हिस्सा है। आपने उस चीज अली नवाज़ अवान साहब, सवाल ये है कि जब हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल नहीं सकते तो फिर ऐसी करारदाद को लाने का मकसद क्या है? फिर फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से बहस कराने का मकसद क्या है जब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते? अच्छा, देखिए, हम उन लोगों में से नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड शादी, इसको ये देखें, ये बुनियादी बहस होनी चाहिए इसके अंदर।
पार्लियामेंट इज द फोरम, टीवी जो मीडिया है इज द फोरम। हम यही तो कह रहे हूं, मैंने जिस चीज से अपना शुरू किया था कि हम शॉर्ट टर्म उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, उस पर बहस नहीं करते, उस बहस को लॉजिकल एंडिंग पे नहीं पहुंचाते, उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनाते, उसको पीछे डाल देते हैं और फिर वो दोबारा इवेंट होता है कोई ना कोई, और फिर अनरेस्ट होता है पाकिस्तान के अंदर। एक आशिक़े रसूल दूसरे आशिक़े रसूल की नीयत को चेक कर रहा होता है, एक आशिक़े रसूल दूसरे आशिक़े रसूल की चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये तो अल्लाह ने कहा है कि भाई मैं किसी का दिल चीर के आप उसकी नीयत तो चेक नहीं कर सकते ना। और इवेंट कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। इवेंट क्या हो रहा है जिससे आप लड़ किस तरह सकते हैं? दो तरीके देखें, मईशत बहुत बड़ी चीज है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी बात भी की, कल खिताब करते हुए बात की। और दूसरी तरफ क्या हमने एक सवाल रखा कि क्या मुझे ये बताएं कि अगर हम ये काम कर देते हैं, फ्रांसीसी एम्बेसडर को एक्सपेल कर देते हैं, उनके साथ सारे टाइज खत्म कर देते हैं, तो क्या ये काम रुक जाएगा? तो हमें बताएं। देखें, टीएलपी का जो मौकफ है वही तहरीक इंसाफ का मौकफ है। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाला गया, हम क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बात आप भी कर रहे हैं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी की, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को फिर सड़कें बंद नहीं होंगी, कल को फिर एहतजाज नहीं होगा, कल को फिर ये कशीदा सूरत हाल पैदा नहीं होगी? आप इसको इस तरह, इसका सवाल को आप करें, कल कोई इस तरह का एक और इवेंट होता है लेट्स सपोज, तो फिर क्या गारंटी है कि ये दोबारा अनरेस्ट नहीं होगा? मैं यही तो कह रहा हूं, इस चीज को खत्म किस तरह किया जाता है? इसको खत्म इस तरह बहस के जरिए, डिबेट के जरिए, लॉजिकल एंडिंग के जरिए, कंक्लूजन के जरिए। जब तक आप बहस नहीं करेंगे, जब तक उसे कंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक उसमें दलाइल नहीं देंगे, उसमें लॉजिक नहीं आएगी, आप फिर दोबारा उस चीज को उसी तरफ दोबारा लेके उस तरफ डायरेक्ट कर रहे होंगे। कहने का मकसद यह है शाजिया कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर कंक्लूजन निकलना चाहिए, इसके ऊपर तयन होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूं, 100% एग्री करती हूं। बहस होनी चाहिए, डायलॉग ही किसी भी मसले का बेहतरीन सॉल्यूशन होता है। तो जनाब ये 10 दिन पहले शायद आप लोगों को ये क्या, हाँ ठीक है, बिल्कुल कंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए। अगर इन लोगों के साथ मुज़ाकरात ही करने थे, डायलॉग ही करने थे, पार्लियामेंट में ही लेके आना था, तो इस सारी कशीदा सूरत हाल से पहले भी तो ये हो सकता था। ठीक है, इसको बहुत दफ़ा इंगेज भी किया गया है, ये पहली दफ़ा नहीं इंगेज किया गया है, बहुत दफ़ा इंगेज किया गया है। आप ये देखें कि पिछली दफ़ा भी, अगर आपको याद हो, जो हाफिज साहब थे उनको गिरफ्तार किया गया था, 50 उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, उनको इसी चीज़ के ऊपर कि वो दोबारा वो प्लान हो रहा था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आके धरना दिया जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टीज एंगेज करते हैं, मेन धारे के अंदर लेके आते हैं। नहीं, जो मुज़ाकरात 2 दिन से हुए बकौल शेख रशीद साहब के, ये चलते रहेंगे और कामयाब हुए, ये पहले क्यों नहीं हुए? ये पहले भी हो सकते थे। इतना जो अनरेस्ट हुआ, जो लोग अपनी जान से गए, जो जख्मी हुए, वो नहीं होना चाहिए था। आपको बात बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है, पर आप ये देखें ना कि आप जंग से पहले आप ये देखें दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं, लेट्स मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में न लीजिए, मैं ओवरऑल पैराई में बात कर रहा हूं कि उससे पहले मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जंग होती है, जंग के बाद दोबारा मुज़ाकरात होते हैं। देखिए ये ऑन गोइंग एक तरीकाकार है दुनिया का। आप इस चीज के अंदर ले लें, पाकिस्तान के अंदर ले आए इसको, हम इसको जंग का नाम नहीं दे रहे हैं, पर देखिए आपने एंगेज किया, आपका एक इख्तलाफ आ गया, नजरियाती इख्तलाफ आ गया, एक राय आप समझते हैं कि आपकी सोच दोनों की सेम है पर तरीकाकार पे डिफरेंस है। वो ये चाहते हैं कि एक्सपेल कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये समझती है ये तरीकाकार ठीक नहीं है और उससे आप आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने मेजर्स लिए, उसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया रोनमा हुआ, दोबारा बैठे उसका हल ढूंढा। अब यही तो तरीकाकार होता है ना, हर चीज पहली दफा में, दूसरी दफा में, तीसरी दफा में, इसी तरह बैंड ऑर्गेनाइजेशन से अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये पाबंदी उठाएगी हुकूमत? देखिए बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि बहुत वो लोग जो एमपीओ के तहत जिनको बंद किया गया था उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, जिन लोगों के ऊपर इस इक़दाम कत्ल के पर्चे हैं, वो विड्रॉ नहीं होंगे, उनको कानून को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो धरनों से रिलेटेड पूरे सूबों को ये कह दिया गया है कि कुछ जगहों को अलॉट कर दिया जाए जहां जाके ये लोग अपना एहतजाज कर सकें ताकि आम इंसान की, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई मसला पेश ना आ सके। और इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ से एक यूनिफाइड गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंड लिया जाएगा,
पूरे इस्लामी ममालिक को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में एनवॉय भेजे जाएंगे और इसकी एक प्रॉपर भरपूर कैंपेन चलाई जाएगी ताकि दुनिया को ये रियलाइज कराया जा सके कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे कुछ लोग छुप के पूरी दुनिया का, स्पेशली इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? धरना मुकम्मल, हर जगह से प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, हो जाएगा? जी कंप्लीट, जी जी जी, अभी तक न्यूज़ है, जो मेन धरना था लाहौर में वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अभी इंशाल्लाह तो बाकी मेरी तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ है, कहीं और धरना कंटिन्यू है, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे आप देखेंगे बेहतरी ही बेहतरी होगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब, मेरे थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर मसले का जो हल है इसके लिए बेहतरीन फोरम समझती है पार्लियामेंट को। आप लोग हमेशा से ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ तमाम मामलात और जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करके हल निकालना चाहिए। तो अब जब इतना सेंसिटिव मसला हुकूमत पार्लियामेंट में आज लेकर गई, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, करारदाद पेश की, आप लोगों ने क्यों बायकॉट किया सर? पहली गुजारिश तो यह है कि यह हुकूमत की करारदाद नहीं थी, प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे इसको ट्रीट किया गया। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की किसी जमात को न बुला के उस पर एतमाद में लिया गया, ना करारदाद उनके साथ शेयर की गई, ना ये हुकूमत की तरफ से करारदाद आई। इसकी गुजारिश यह है कि गवर्नमेंट ने पहले इस मामले में एक सियासी ग्रुप के साथ, एक सियासी जमात के साथ, जिसको बाद में उन्होंने कलअदम करार दिया, उसके साथ एक वायदा किया, पता नहीं क्या वो वायदा पार्लियामेंट में नहीं लेके आए। गवर्नमेंट ने उनके साथ नेगोशिएशंस की, हमें नहीं पता क्या। उसके बाद आपने उन पर पाबंदी लगा दी, हालातें हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, मुल्क में तूफान मचा, उनके ऊपर अपने कालादम उनको करार दे दिया, फिफ्थ शेड्यूल लगा दिया, फोर्थ शेड्यूल लगा दिया और उसके बाद फिर उनसे मुज़ाकरात हुए, फिर एक वायदा हुआ, हमें नहीं पता वो वायदा क्या। वो भी वायदा आप कौम के सामने नहीं रख रहे। वज़ीर आज़म साहब ने कल कौम से खिताब करते हुए ये बात कही कि मेरा और उनका, यदि जो उलमा का ग्रुप है उनका और वज़ीर आज़म का नुक्ता नजर का इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि रास्ते का इख्तलाफ है। वो फौरी तौर पे सफीर को निकालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा मेरा वो रास्ता नहीं है, उसके नुकसानात भी उन्होंने गिनवाए, उन्होंने फला और उन्होंने उसका वे फॉरवर्ड भी बता दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लिहाजा उसके बाद इस करारदाद की हैसियत क्या, जब वज़ीर आज़म कल कह चुके हैं और एक प्राइवेट मेंबर की करारदाद है, अभी इस पर बहस होनी है। किए हुए कोई बहस नहीं की इसके ऊपर इस तरह होनी। सवाल ये है कि करारदाद आपने लानी थी, आप पहले जो सारी सियासी जमातें थी उनको बिठाते, बताते कि ये हमने उनसे वायदे किए थे और ये वायदे हमने क्यों किए थे और अब हमें क्या। कायरा साहब, आपको याद होगा 2017 फैजाबाद का धरना, जो उस टाइम वो जो एक क्योस था, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत वो मुआहिदा इस तरह मंजर आम पर नहीं लेके आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमें आज भी याद है, आप लोग भी चाहते थे कि मामलात को हल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो किसी ने इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई कि मुआहिदे को सामने लेकर आए। उस वक्त एक यूनिटी हम लोगों में नजर आई। आज जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, मैं उस तनकीद में नहीं जाना चाहती कि उस वक्त 2017 में ये लोग किसकी सपोर्ट में थे, कौन धरनों में जाकर बैठ रहा था। बात यह है कि जो माजी की गलतियां आप आगे किसी को वो दोहरानी नहीं चाहिए। जा रहा जी, मैं किसी माजी की बात कर ही नहीं रहा। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल वज़ीर आज़म ने ये कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज इनका वायदा हुआ है, वो ही अगर कौम के सामने नहीं रखेंगे, पार्लियामान के सामने नहीं रखेंगे, तो वज़ीर आज़म साहब के अपने किए हुए फैसलों पे सिर्फ बोर लगवाना चाहते हैं। और देखें हुआ क्या, मेरा अपना ज़ाती अंदाजा है, हो सकता है इसमें गलती हो, कि
ये जो मुज़ाकरात होते रहे 2-3 दिन, तो दोनों फ्रीकैन ने, हुकूमत ने भी और उन्होंने भी अपने एक रास्ता निकाला है कि बस एक करारदाद दिलवा दे और उसके ऊपर किसी मेंबर से, और उसके ऊपर जो बहस थोड़ी बहुत करके हम लोगों को मुतमईन कर देंगे कि देखो जी करारदाद पेश हो गई। मतलब फेस सेविंग। एग्जैक्टली दिस इज फेस सेविंग ऑन बोथ द साइड। तो मुझे लग रहा है इसीलिए ये करारदाद हुकूमत की तरफ से नहीं आई। वज़ीर आज़म की पॉलिसी स्टेटमेंट, कौम से खिताब जो होता है ना जी, ये याद रखिए, ये किसी जलसे से खिताब नहीं होता। कौम से खिताब किसी स्पेसिफिक पॉलिसी इशू पे होता है। हाँ। और वज़ीर आज़म उसमें या सदर उसमें एक पॉलिसी बयान देता है कि ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारी सूरत हाल है। जो भी हो, आज हमें पार्लियामान के अंदर अब एक करारदाद ला रहे हैं कि जी हमें फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो वज़ीर आज़म कहते मैंने निकालना ही नहीं है। किसकी बात माने? एक प्राइवेट मेंबर की बात माने और एक करारदाद के जरिए निकलेगा? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। मतलब ये कि आप लोग ये नुक्ता उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं कि हम फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल सकते, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप करारदाद ला रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है। या तो आप फ्रांसीसी सफीर को निकालने की बात ही ना करें, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फिर करारदाद ना लेके आए। एग्जैक्टली जो मैं आपकी बात समझी हूँ। हम ये कह रहे हैं, इसका एक हिस्सा ये। दूसरी बात यह है कि इस मामले को लार्जर सीन पे हल निकालने के लिए मैं इस बात का दाई हूँ कि ये मामला किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने तौहीन रसालत की है तो उसका फैसला हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे होना चाहिए, उसका फोरम पार्लियामान होना चाहिए, सड़कें पाकिस्तान की सड़कें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारा मौकफ है। लेकिन अगर हुकूमत, सर यही तो मसला है कि तमाम जमातों को मिलकर बैठकर इसका कोई हल निकालना है। इतना सेंसिटिव मामला, सियासत को बाला तर रखकर। एक आप मीडिया के दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि ये जब आप एक ब्लैंकेट बात कर देते हैं ना तमाम जमातों को करना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी चीख के नहीं कह रही? क्या 2.5 साल से हुकूमत के तो सर नहीं पटक रहे? आज भी जरूरत समर की है कि इस मामले में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके बिठाया जाए और बात की जाए। लेकिन कौन करे? सही। वज़ीर आज़म तो इस बात को करने को तैयार नहीं। सारा पाकिस्तान कह चुका, सारा मीडिया कह चुका, हम बावजूद जिल्लत के कह चुके, बार बार कह चुके, और आज भी कहते हैं अच्छा हम तो बात करने को तैयार हैं। ये इस तरह जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। सही। ये हुकूमत की जरूरत है, हुकूमत वक्त की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उन्हें ये काम करना है। लेकिन वो करना चाहें तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शौकत तरीन जो कुछ दिन पहले हुकूमत की मुआशी समत पर सवाल उठा रहे थे, जो हुकूमत को घर को ठीक करने का मशवरा दे रहे थे, तहरीक इंसाफ के चौथे वज़ीर ख़जाना के तौर पर अपनी वजारत संभाल चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वजारत ख़जाना से बजट पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि 11 साल के बाद वजारत ख़जाना आया हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे हो क्या रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 19 शहरों में महंगाई का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुआशी मसाइल का हल पेश करते हुए कहा कि GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि अगर FBR ने अपना रेवेन्यू 15% तक नहीं लेकर गया तो हुकूमत के पास खर्च करने को रकम नहीं होगी। FBR को 5 से 7 साल में रेवेन्यू को 20% तक लाना होगा। सवाल यह है कि असद उमर, हफीज़ शेख और हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ के चौथे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन क्या मुल्की मईशत के जो चैलेंजेस हैं इससे निमट पाएंगे? ये भी अहम सवाल है कि क्या नए वज़ीर ख़जाना जो महंगाई की वजूहात है ये तलाश करके इनका हल निकाल पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर ख़जाना अपनी मौशी पॉलिसियों से अवाम को रिलीफ दे पाएंगे? मैं बात करूँगी, माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। डॉक्टर साहब, असद उमर, हफीज़ शेख, हमाद अजहर के बाद अब मईशत की ड्राइविंग सीट पर बैठाया गया शौकत तरीन साहब को, जो खुद
कुछ दिन पहले तक इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो कह रहे थे दुरुस्त समत में नहीं चल रही हैं, हमें अपने घर को ठीक करना होगा, कप्तान को मजबूत होना होगा, वरना ये कश्ती जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये किन नाकामियों की तरफ इशारा किया आपके ख्याल में शौकत तरीन साहब ने, जो आज खुद हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं, हमें तो बताया जा रहा था कि 2.5 सालों में मुल्क की जो मईशत है ये दुरुस्त समत में चल पड़ी है, तरक्की की शरह जो है वो बढ़ी है, सरमायाकारी बढ़ी है। तो नए वजीर खजाना ने किन नाकामियों की तरफ इशारा किया है? देखिए, एक हुकूमत के ऐलानात हैं और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत है। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि देखिए, ये पाकिस्तान का ख़जाना चलाना है, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी चलानी है, ये कोई दुकान या खोखा नहीं चलाना। अगर आपने रियासती कारोबार चलाना हो, वजारत ख़जाना को चलाने के लिए एक ख़ास तरीक़ा कार होता है। पहले आप टीम तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठ के मनसूबा बंदी करती है और फिर उन मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर जाके कई नताइज सामने आते हैं। अब 32 महीने तकरीबन पीटीआई की हुकूमत के गुजर गए। 50% टाइम आप अंदाजा कीजिए कि गुजर चुका है पीटीआई की हुकूमत का, और अभी टीम तश्कील दी जा रही है, अभी टीम नहीं बनी। जैसे आपने कहा कि पहले असद उमर साहब ने अपनी टीम बनाई, वो 8 महीने रहे, फिर हफीज शेख साहब आए, 23 महीने उनका गुजारा हुआ, फिर 18 दिन के लिए बीच में हमाद अजहर साहब आए, अब शौकत तरीन साहब आए हैं। खुदा करे वो अपनी एक काबिल टीम बनाएं, वो टीम बनेगी, फिर वो टीम बैठेगी, मनसूबा बंदी करेगी, फिर उस मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होगा। तो नताइज जो हैं वो पीटीआई की जो बाकी 2.5 साल बचे, तो डॉक्टर साहब इन 2.5 सालों के लिए टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तरीन साहब कह रहे हैं कि एफबीआर को अपना रेवेन्यू 15% तक अगर नहीं लेके गया तो हमारे पास खर्च पूरा करने के लिए पैसे नहीं होंगे। 5 से 7 सालों में रेवेन्यू 20% तक लाना होगा, वरना 7 से 8% जो मौशी तरक्की की शरह उसको वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कितनी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, कितना अचीवेबल हम इसको कह सकते हैं इन टारगेट्स को? देखिए, पिछले 1 माह में तकरीबन 3 हफ्ते में 3 डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ जो सामने आई वो थी मार्च 24 का एक मुआहदा है जो पाकिस्तान ने IMF के साथ किया। अब उसमें उस मुआहदे में ये था कि 900 अरब रुपए के इजाफी बोझ बिजली की बिलों की मद में आपके सामने आएगा, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 35,000 रुपया औसतन हर पाकिस्तानी बिजली का सारिफ, जो कनेक्शंस हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर 35,000 रुपया इजाफी बोझ पड़ेगा। फिर उस मुआहदे में ये कहा गया कि तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। फिर ये बताया गया कि उसमें पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 600 अरब पे पहुंच जाएगा। तो वो अंदाजन 1 लाख रुपए का इजाफी बोझ था हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर। ये मुआहदा है। मुआहदे के बाद फिर एक हुकूमत ने बजट स्ट्रेटजी पेपर सामने निकाला। उसमें सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो फ़र्क है, वो वाली नहीं है जो IMF से आपने मुआहदा किया था। फिर एक तीसरी शक्ल सामने आती है जो ऐलानात किए जाते हैं, अवाम को रिलीफ के हवाले से ऐलानात किए जाते हैं। तो अभी तक तो कंप्लीट कंफ्यूजन है कि वो मुआहदा जो IMF के साथ किया था, क्या वो हमारी तो IMF के साथ वो मुआहदे मुज़ाकरात के बारे में भी तो वो तरीन साहब कह चुके हैं कि वो भी हमने करने में गलती की, मुज़ाकरात से पहले कौमी मफाद को देखना होगा। तो हमें तो ये बात समझ में आती है कि इससे पहले जो हम मुज़ाकरात कर चुके हैं, हमने अपने कौमी मफाद को नहीं देखा, उसको फौकियत नहीं दी मुज़ाकरात करने से पहले। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो गर्दिशी कर्जा है हमारा 2306 अरब से ज़ायद हो चुका है, बिजली के लाइन लॉसेस 5% कम होने चाहिए, रिकवरी 5% बढ़ा ली जाती तो गर्दिशी कर्जा कम होना शुरू हो जाता। तो मतलब बात करने का मतलब ये कि आज हमें जो नई एडवाइस मिल रही है, ये काम हफीज शेख साहब नहीं कर सके, हमाद अजहर साहब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो शौकत तरीन साहब ये कितने ज़बरदस्त किस्म के टारगेट सेट कर रहे हैं जो अगले 2.5 सालों में हमें जो है ना वो अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए, आपको मेरे ख्याल है जो आप सवाल कर रही हैं आपको जवाब उसका मालूम है, आप सिर्फ मुझसे सुनना चाह रही हैं। ये मुमकिनात में से नहीं है। देखिए, अभी तो टीम तश्कील नहीं दी गई, उसके बाद आपने बैठना है कई महीने, उसके ऊपर मनसूबाबंदी होगी। अभी तो ना टीम है, ना विजन है, ना कोई मनसूबा है, और 32 महीने इसमें गुजर गए हैं। जो मुआहदे हमने किए हैं IMF के साथ, मुझे महसूस ये हो रहा है कि IMF का और हुकूमत का एक डायरेक्ट किस्म का क्लैश होने चला है।
IMF कुछ और कह रही है, हमने मुआहदे उससे कुछ और कर दिए हैं। फिर जरा गौर कीजिए कि हमने इतनी जल्दी की उन मुआहदों पे साइन करने के लिए। उसकी एक वजह तो ये थी कि हमें $500 मिलियन दरकार था IMF से, जो हमें मिला। और फिर उस दौरान आपने देखा कि $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स फ्लोट हो रहे थे। यानी कि मार्च की 26 तारीख को हमारे जो डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं, वो एक वर्चुअल रोड टूर कर रहे थे और वो ये बॉन्ड्स बेच रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि वो 3 दिन के बाद इस दफ्तर में ही नहीं रहेंगे। तो इस वक्त तो मुकम्मल कंफ्यूजन नजर आ रहा है। हमारी शायद कोशिश ये थी कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं हम जल्दी से ले लें, उसके बाद हम IMF को उसके प्रोग्राम पे ऊपर जो साइन किया है, चाहे उस पर अमल दरामद करें या ना करें। अब सिर्फ आपको माशी फील्ड में नजर नहीं आ रही, आप सियासी फील्ड में देखिए TLP के साथ जो मुआहदे किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसके बाद उनको बैन करार दे दिया जाता है, फिर के साथ जाके बैठ के नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो ये हर फील्ड में आपको यही नजर आ रहा है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से जिन माली कंसर्न्स का इजहार किया कि हमारा जो है ना इससे बड़ा नुकसान होगा, फ्रांस को नहीं फ़र्क पड़ेगा, पूरे यूरोपीय ममालिक हमारा बाइकआउट कर देंगे, हमारी तिजारत बहुत ज़्यादा, इससे इसको नुकसान होगा। ये कितने सीरियस कंसर्न्स थे जिनका इजहार कल किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वो 100% दुरुस्त है। अगर हम इस सिमत में जाएंगे तो उसके जो कंसिक्वेंसेस, उसके जो नताइज वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में बताए वो 100% दुरुस्त हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवंबर के महीने में यही वज़ीर आज़म साहब, इन्हीं की हुकूमत जो है वो मुआहदा लिख रही थी कि हम निकाल बाहर करेंगे, तो उस वक्त भी तो यही कॉन्सिक्वेंसेस सामने रखने चाहिए थे। अब उस वक्त हुकूमत के सामने क्या था, आज हुकूमत के सामने क्या है? जो फैसला साजी का तरीका कार है वो समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद के ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। देखिए, असद उमर साहब को निकाला गया, मालूम नहीं कि उसकी बुनियाद क्या थी। एक वजीर को कलमदान उससे ले लिया जाता है, वो कलमदान किसी और वजीर को दे दिया जाता है, उसके बुनियाद क्या है वो भी समझ में नहीं आती। क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे ये कलमदानी की जो चेंजिंग है वो की जाती है या कोई और वजूहात हैं? अगर एक वजीर जो है वो आपकी एक वजारत नहीं चला पा रहा तो दूसरी वजारत का कलमदान लेने के बाद वो वजारत वहां पे कामयाब हो जाएगा। सही, तो भी बिल्कुल सही, कुछ समझ नहीं आ। माहिर मौशिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 9 अप्रैल को बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में डाला, जिसके बाद बरतानिया पहुंचने पर 10 दिन तक बरतानवी हुकूमत के जो मंजूर शुदा होटल्स हैं वहां पर लाजमी आपको क्वारंटीन होना है और उसके लिए 1750 पाउंड के अखराजात मुसाफिर को खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए बनते हैं। इस वक्त बरतानवी पाकिस्तानियों को जब वो बरतानिया वापस जा रहे हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की शिकायत है कि उन्हें घंटों के हिसाब से जो है ना वो इंतज़ार भी करवाया जाता है, करंतना के लिए होटल तक रसाई भी नहीं उन्हें मिलती है, आसानी नहीं है उन लोगों के लिए। फिर होटल्स के जो टेलीफोन्स हैं उन पर भी राब्ते नहीं हो पा रहे हैं। जिनको क्वारंटीन के लिए होटल मिल भी गया है वहाँ पर भी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने करंतना के दौरान पाकिस्तानियों को जो शिकायत हैं उनका नोटिस भी लिया है, बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता किया है। सवाल ये है कि आखिर हुकूमत ने मुसाफिरों की मुश्किलात पर जो बरतानवी हुकूमत से रब्ते जो किया गया इसमें इतनी देर क्यों की गई, ताख़ीर क्यों की गई? अगर देखा जाए तो यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में पाकिस्तान से ज़्यादा रेशो है वहाँ पर केसेस की, डेथ नंबर्स की। तो फिर किन बुनियादों पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया और फिर पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनके लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसका अजाला नहीं हो पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्वीट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजी गई रकूम में रिकॉर्ड इजाफे का वो हमेशा जिक्र भी करते हैं, इनकी जो खिदमात हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं।
बरतानवी पाकिस्तानी नजात शहरियों को बरतानिया के एयरपोर्ट पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी लोग कह रहे हैं कि इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज काबीना के इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक़ की भी बात की गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आम इंतखाबात से पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन का एक जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाएगा? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगले इंतखाबात में वाकई वोट डालने के काबिल हो सकेंगे? कितना आसान होगा इस प्रोसेस को उस वक्त तक कंप्लीट करना? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब आपका। जुल्फ़ी बुखारी साहब, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का बरतानवी हुकूमत का जो फैसला है, एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी ने इसको चैलेंज भी कर दिया है कि ये फैसले का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। क्या हमने ये एतराज़ उठाया कि फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोप में बहुत ज़्यादा रेशो है केसेस की पाकिस्तान के निस्बत, वहाँ पाबंदी लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर पाबंदी किन बुनियादों पर लगा रहे हैं? ये कोई खारजा पॉलिसी है या वाकई आप कोई साइंसी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप में भी केसेस हमसे भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो लॉजिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान 1/10 जो एयर ट्रैवल है वो पाकिस्तान से आ रही है, जो फैक्चुअल नंबर्स हैं उसमें से 1/3 जो है, तो तीसरा हिस्सा जो है वो जो कोरोना वायरस जो बाहर से आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से आया था। अगर आप पाकिस्तान के नंबर्स देखें, ट्रैवल के, फ़्लाइट्स, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स, पाकिस्तान के कई ज़्यादा थे बाकी सब कॉन्टिनेंट के मुल्कों से। यूरोप से ज़ाहिर बात नहीं है क्योंकि उनको लैंड लॉक भी हैं और वो इंटरनल ट्रैवल भी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उनने प्योरली ऑन नंबर्स ये एक डिसीजन लिया है। इसमें ये है कि हम कह सकते हैं कि यूरोप पे भी क्यों नहीं लिया, क्या ये एक फॉरेन पॉलिसी का फ़ैसला था रादर देन फिगर्स। लेकिन इसमें से नतीजा क्या है कि इंग्लैंड को अगर अपने यूरोप उनकी ट्रेड, उनके बिजनेस, उनके जो ह्यूमन इंटरलिंक बैक एंड फोर्थ क्रॉस बॉर्डर जो है, अगर वो इंटैक्ट रखना है और कहीं और से ब्लॉक करना है, तो आई डोंट थिंक कोरोना में ये वक्त है कि हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए सिर्फ कि मुल्क कौन से डिसीजंस लें। ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड भी गए हैं। तो उसमें तो फैक्चुअली अगर 1/3 पाकिस्तान से है तो वो एक डिसीजन है उनका और हमें वो डिसीजन पसंद नहीं आता, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उस डिसीजन का, जैसे कि हम कई डिसीजन। लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये जो तीसरी वेव है, ये यूके से जो स्ट्रेन वायरस है वो यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से अब नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, हम लोगों ने पहल क्यों नहीं की कि पाबंदी लगा दें? और जो वायरस इतना ज़्यादा वहाँ से आया है और केसेस बढ़े, हमने तो फिर भी फ़्लाइट्स को बंद नहीं किया, हमने तो फिर भी वहाँ पर जो है ना वो पाबंदी नहीं लगाई कि लोग ना आ सकें। नहीं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने इंग्लैंड को भी एक रेड लिस्ट पे डाला हुआ था। फिर हमने NCOC ने जब डिसाइड किया उसको हटाने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक उनको ये समझ आ गई थी कि 3rd वेव पाकिस्तान में आ चुका है, तो उस पर उनके डेटा के मुताबिक रोकना, स्ट्रेन करना, पाकिस्तानियों को वापस आना, उसका अगर आप कंपैरेबल इफ़ेक्ट निकालें तो वो कितना ज़्यादा है या कम है, उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन बीच में इंग्लैंड से भी यहाँ पैसेंजर्स नहीं आ सक रहे थे, उनकी भी क्वारंटीन थी और उनकी भी थी, तो बीच में था, फिर हमने उनको हटा दिया था। अच्छा जुल्फी साहब, जो क्वारंटीन के दौरान जो वहाँ पर पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको पता है फिर पर पर्सन जो है वो 1800 पाउंड है, 4 लोग भी जाते हैं तो इतने ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपको पता है रमज़ान है और फिर लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स, मुझे भी ऐसे पता चले कि सहरी और अफ्तारी में भी वहाँ पर लोगों को बहुत सारे तरीके से जो है ना वो फेस करना पड़ा है। तो आप लोग किस लेवल पर जाकर, किस हद तक जाकर ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली? देखें, अगेन क्वारंटीन का इशू हमने उनसे रेस किया है कि एक तो महंगा भी है, लेकिन ये रेस करना कि क्वारंटीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि उस मुल्क में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनकी जो NCOC है, उनको अपना काम करने दें। अब यहाँ से आप बाय चॉइस ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपको फोर्सफुली ट्रैवल नहीं कर रहा। क्वारंटीन का मकसद ही ये होता है कि लोगों को बोलना कि ठहर जाओ। अगर आप इंडिया का मुकाबला करें तो बहुत कम इंडियंस ने एयर ट्रैवल की है, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए।
तो कोई मजबूरी नहीं, मैं फिर से अपने पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगर ट्रैवल करना मजबूरी नहीं है तो ना करें इस वक्त जब क्वारंटीन लगा हुआ है। क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डाल रहे हैं? सही। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ अभी आपने देखा था वो हसैन साहब की एक वीडियो थी रमाडा होटल से हीथ्रो से, वो बड़ी वायरल हुई थी हर जगह, क्योंकि ख़ास तौर पे क्योंकि रमज़ान है तो सहरी और इफ्तारी का उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो 3 मील्स लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के मुताबिक दे रहे थे, वो भी कोई ख़ास नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मौज़म ख़ान है हमारे एम्बेसडर वहाँ और जैगम साहब हैं एम्बेसी में, उन्हें बड़ी मेहनत की है। बाकी डायस्पोरा को भी कई लोगों को मैंने कॉल किया, कई रेस्टोरेंट्स को कि खाना पहुँचा दो, उन्हें फ़ौरन बगैर झिझक के किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एम्बेसी भी वहाँ स्ट्रॉन्ग है और हमारा डायस्पोरा भी स्ट्रॉन्ग है जिनने इन लोगों की मदद की है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि कितनी देर चलता रहेगा और कितनी देर तक ये करना पड़ेगा, ये एक सवाल पूछने का है। तो इसलिए एक तो ये है कि अल्लाह करे कि हम जल्दी से रेड लिस्ट से उतर जाए, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवल ना करें जब तक कोई मजबूरी हो। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आप 10 दिन क्वारंटीन में रहना चाहते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना उनकी हुकूमत ना आपकी हुकूमत आपको एग्जेम्पशन दिला सकती है। ज़ाहिर है हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जिसके मुताबिक चल रहा है, तो हम भी यही ज़ाहिर है लोगों से कहेंगे कि ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सफ़र करें, नहीं तो इससे गुरेज किया जाए। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की, आज कैबिनेट में भी इस पर बात हुई, कहा साथ ही इंटरनेट बेस्ड वोटिंग निज़ाम वज़ा करना होगा। 2.5 साल रह गए हैं, तो बड़ा टेक्निकली काम है, लाखों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि 2023 के इंतखाबात तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जुल्फी साहब? जी, मैं समझता हूँ हो जाएगा जी। एक दफ़ा मेकनिज़म बन जाए, देखें एक दफ़ा मेकनिज़म बन जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। बात यह कि पहले एक कंडीशन थी कि आपके पास नाइकॉप भी होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। जब हमने उसको रिव्यू में लेके गए तो हमने यही फैसला किया था कि या पासपोर्ट होना चाहिए जिसके साथ एक डिजिटल नेशनल ID कार्ड होना चाहिए, या नाइकॉप होना चाहिए। दोनों रखने की ज़रूरियात नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास सिर्फ एक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे जो अभी हमारा लेबर जो बाहर जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट जब आई थी तो हमने नाइकॉप रखना एक कंपल्शन जो थी नाइकॉप की, वो हमने अबॉलिश कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि एक ज़्यादा खर्चा एक लेबर के ऊपर आना चाहिए। तो हमने, तो इसका मतलब है कि कई लोग बाहर जा रहे हैं जिनके पास नाइकॉप दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ एक जो वोटिंग का जो पोर्टल है, वो जो मैकेनिज्म है वो बन जाए और फिर उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, फिर इंशाल्लाह 1-2 टेस्ट उसमें हो जाए, आई थिंक हो जाएगा जी। सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आप प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी जो है दोस्त भी हैं, आप अहम रहनुमा भी हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का जो मसला चल रहा है, वो ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बात करना चाहता है, अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उनको पहुंचाना चाहता है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर। अब जो जहांगीर तरीन और उनका जो हामी ग्रुप है, उन्होंने इनकार कर दिया, किसी हुकूमती वफ्द से हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बात करना चाहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या सोच है इस हवाले से? वो डायरेक्टली मिलना चाहेंगे जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका जो हम ख्याल ग्रुप है, उनकी बात सुने, रिजर्वेशन सुने, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, जहाँ तक जो ग्रुप है, जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं, एग्जिस्टिंग MNAs हैं इस वक्त PTI के, उस ग्रुप के साथ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले आई थिंक 3-4 दिन पहले ही कह दिया कि वो उनसे ज़रूर मिलेंगे, वो PTI के हिस्से हैं। तो इसमें मिलना, चाहे जहांगीर तरीन साहब का इशू हो, चाहे कोई और इशू हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर और उनके इलेक्टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि वो वैसे ही मिलें। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम बात सुनेंगे, लेकिन फिर पता चला कि कोई हुकूमती वफ्द जो है ना वो मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली मिलना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं, किसी हुकूमती वफ्द से नहीं मिलना चाह रहे हैं वो। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने MNAs और MPAs से मिले। अगेन, चाहे जो भी इशू हो, जहांगीर तरीन साहब का तो एक इशू है, किसी और MNA के या MPA के पास कोई और इशू हो, तो जाहिर बात है आपका एक कायद है, एक लीडर है, तो आप अपने लीडर के साथ अगर जहांगीर तरीन भी मिलना चाहे, उनसे भी मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आई थिंक जहांगीर तरीन साहब के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी
डिस्क्रेशन है, लेकिन जहाँ तक हमें अभी तक पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। लाइक आई सेड, जो जिनके पास पोजीशन है, जो MNA हैं, जो MPA हैं, जो पार्टी के ओहदेदार हैं, उनके साथ मिलना उनने बोला है कि वो मिलेंगे। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब अभी ना इस वक्त MNA हैं, ना MPA हैं, ना पार्टी में कोई उनका कोई ओहदेदार है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।